आखिर अमीर बाप ने अपनी सगी बेटी की शादी भिखारी से क्यों करा दी? और शादी के बाद भिखारी ने जो किया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दौर था जब एक मामूली से गांव में विक्रम सिंह नाम के एक बेहद दौलतमंद और प्रतिष्ठित आदमी का निवास था। विक्रम सिंह के पास रहने के लिए एक विशाल हवेली थी। उनके कई खेत थे और घर में कई सेवक नौकर हमेशा मौजूद रहते थे। वो अपनी पत्नी सुनीता और इकलौती बेटी काव्या के साथ अत्यंत सुखद और आराम भरा जीवन बिताते थे। लेकिन काव्या हमेशा अपने अमीर होने के घमंड में डूबी रहती थी, जिसकी वजह से वो घर के कर्मचारियों या गांव के लोगों से हमेशा रूखा व्यवहार करती थी। दीनू, ये कैसे घटिया सफाई है? तुमने जानबूझकर पूरे फर्श पर इतना पानी फैला दिया है। मैं तो अभी फिसलकर गिर ही जाती। तुम किस बात की तनख्वाह लेते हो? तुम एक नंबर के कामचोर हो। अगर तुम्हें अपना काम ढंग से नहीं आता है तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत ये नौकरी छोड़ दो। माफ करना छोटी मालकिन, पर मेरा पूरा प्रयास था कि मैं सफाई में कोई गलती ना करूं। मैंने आज काम ठीक से ही किया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अब मेरी बात काटोगे और मुझसे जुबान लड़ाओगे? अब एक शब्द भी मत बोलना। चलो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं आज से तुम्हें इस नौकरी से हमेशा के लिए निकालती हूँ। छोटी मालकिन, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा पूरा घर इन्हीं पैसों से चलता है। अगर ये काम चला गया तो मेरी पूरी गृहस्थी बिखर जाएगी और हम सब बेसहारा हो जाएंगे। मेरा काम रहने दीजिए। दीनू ने काव्या के सामने अपनी नौकरी बचाने के लिए बहुत कोशिश की और बार बार गिड़गिड़ाए। इस बीच विक्रम सिंह चुपचाप खड़े होकर इन सारी बातों को ध्यान से देख रहे थे। आखिरकार जब दीनू उदास और रोते हुए घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलने लगे, तभी मालिक विक्रम सिंह ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? मालिक, मैं क्या करूं? मुझे घर जाना पड़ रहा है। छोटी मालकिन ने बहुत नाराज होकर मुझे काम से निकाल दिया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? मालिक, कुछ खास नहीं हुआ। बस आज मैं फर्श की सफाई कर रहा था, तब गलती से थोड़ा सा पानी वहीं रह गया था। छोटी मालकिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें कहीं भी घर जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम वापस अपना काम शुरू करो। मैं अभी जाकर काव्या से इस मामले को लेकर बात करता हूं। काव्या, ये क्या है? तुमने इतनी छोटी सी और मामूली सी बात पर बेचारे दीनू को नौकरी से क्यों निकाल दिया? पिताजी, आपको ये बात इतनी मामूली लग रही है? उसने पूरे फर्श को गीला छोड़ दिया था। अगर मैं फिसलकर गिर जाती तो क्या होता? और आपको पता नहीं, वो बिल्कुल एक कामचोर है और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करता। इसीलिए मैंने उसे निकाला है। आप ऐसे आलसी और कामचोर लोगों को नौकरी पर रखते ही क्यों हैं? काव्या, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। दीनू इस घर में बरसों से काम कर रहे हैं और तुमसे उम्र में बड़े हैं। मैं उनके अनुभव को जानता हूं। उन्होंने हमेशा अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है और आज तक हमें उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। मैंने ये भी देखा है कि तुमने किस तरह उनसे रूखा बर्ताव किया। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके बड़े होने का सम्मान करना चाहिए था। पिताजी, आप एक नौकर की तरफदारी करते हुए मुझसे बहस कर रहे हैं। वो केवल एक नौकर है। उसकी कोई हैसियत या औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके या मेरी बराबरी करे। काव्या, तुम हर चीज को केवल पैसे से आंकना बंद कर दो। दुनिया में दौलत से बढ़कर भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे लोगों का सम्मान। तुम अभी भी लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना आने वाले भविष्य में तुम्हें अपनी इस आदत पर बहुत पछताना पड़ेगा। ये आप हमारी बेटी काव्या को इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? माँ, तुम देखो, पिताजी एक मामूली नौकर की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। वो मुझे कब से डांट रहे हैं, और वो भी उस आलसी दीनू के लिए। आप अपनी बेटी को इस तरह इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं? सुनीता, तुम बीच में मत बोलो और अपनी बेटी का बचाव मत करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि इसने क्या किया है। इसे बड़ों के साथ व्यवहार करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ये केवल तुम्हारे बेहिसाब लाड़ प्यार का नतीजा है कि ये इतनी बिगड़ चुकी है। इसे हर चीज इतनी आसानी से मिली है कि इसे किसी की परवाह नहीं है। सोचो, जब इसकी शादी होगी तो ये वहां कैसे रहेगी? ये वहां भी लोगों का अपमान करेगी और उससे हमारे परिवार की बदनामी होगी। अब तुम्हें इसे अच्छे से रहने सहने और सही तरीके से बात करने का तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अपने पिता से इतनी कठोर बातें सुनकर काव्या बहुत नाराज हो गई। वो बिना कुछ कहे गुस्से में पैर पटकती हुई उस कमरे से बाहर चली गई। शांत हो जाइए, काव्या भी बच्ची है।
उसमें थोड़ी नादानी है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, आप देखेंगे कि वो अपने आप ही सारे तौर तरीके सीख जाएगी और समझदार बन जाएगी। कब तक वो नासमझ रहेगी? उसकी शादी की उम्र आ चुकी है। तुम्हें उसे घर के सारे कामकाज, विशेषकर खाना बनाना अच्छी तरह सिखा देना चाहिए। अगर कल को वो किसी दूसरे घर में गई और उसे कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो वो कैसे संभालेगी? वो कैसे अपने परिवार की देखभाल करेगी जब उसे कुछ बनाना ही नहीं आता होगा? विक्रम सिंह की चेतावनी के बाद कुछ दिन इसी तरह बीत गए। तब माँ सुनीता ने ये फैसला किया कि अब वो काव्या को समझाएंगी। मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरे साथ रसोई में आ जाओ। आज मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बनाना सिखाऊंगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। माँ, आप ये कैसी अजीब बात कर रही हैं? आप चाहती हैं कि मैं खाना बनाऊं? मैं तो कभी रसोई में गई ही नहीं हूँ। जब हमारे पास घर में इतने सारे नौकर मौजूद हैं, तो मुझे ये काम करने की क्या आवश्यकता है? मैं कोई काम नहीं करूंगी। बेटी, एक बात समझो, शादी के बाद तुम्हें दूसरे घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। अगर वहाँ कभी खाना बनाने की जरूरत पड़ती तो तुम क्या बनाओगी? इसे अभी सीख लेने में तुम्हारा ही फायदा है। मैं किसी ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाना पड़े। मुझे कोई काम सीखने की जरूरत नहीं है और मैं ये काम नहीं करूंगी। अब आप यहाँ से चली जाइए। काव्या और सुनीता के बीच हुई ये पूरी बहस विक्रम सिंह ने सुन ली थी। जैसे ही सुनीता उनके पास आई, विक्रम सिंह ने बिना देर किए उनसे बात शुरू की और अपनी बेटी की लापरवाही के बारे में सुनीता से कहना शुरू किया। सुनीता, तुम्हें एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारे ज्यादा प्यार और छूट देने के कारण ही काव्या का स्वभाव इतना बिगड़ गया है। वो तो अब तुम्हें भी अनदेखा कर रही है। अब इसे सुधारने का एक ही रास्ता बचा है और वो है इसकी शादी कर देना। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। शायद आप इस बारे में एकदम सही फैसला ले रहे हैं। मैंने पहले ही काव्या के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढ लिया है। लड़के के माता पिता कल हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। उनका खानदान बहुत मशहूर है। उनके पास बेशुमार खेती की जमीनें और संपत्ति है और वे धन दौलत के मामले में हमसे भी आगे हैं। अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता है तो हमारी बेटी का भविष्य एक बहुत ही संपन्न परिवार में होगा। अगले ही दिन वो धनी परिवार काव्या को देखने के लिए घर आया। भले ही वे बहुत संपन्न थे, लेकिन वे लोग बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते थे और दिखावा करने से बचते थे। कुछ सामान्य बातचीत के बाद लड़के की माँ ने अपनी बहू काव्या को संबोधित किया और उससे पूछा, बेटी काव्या, तुम हमारे पास आकर बैठ जाओ। हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं तो बैठूंगी ही, ये मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ जिसे आप बैठने को कह रही हैं। मेहमान तो आप लोग हैं जो यहाँ आए हैं। काव्या का ये घमंड भरा जवाब सुनकर लड़के की माँ को गहरा आश्चर्य हुआ। उन्हें ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, लेकिन खुद को शांत रखते हुए उन्होंने बड़ी विनम्रता से काव्या से आगे कहा, बेटी, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। क्या तुमने घर के कामकाज, खासकर रसोई का कोई काम सीखा है? तुम हमें बताओ, तुम क्या क्या पका लेती हो? लड़के की माँ के मुंह से रसोई का काम सुनते ही घमंड से भरी काव्या के मन में एक कठोर विचार आया। ये लोग कितने अजीब और मामूली दिख रहे हैं। जरूर ये चाहते हैं कि मैं इनके घर जाकर इनकी नौकरानी बन जाऊं और खाना बनाऊं। मैं इनके लिए काम करने वाली बिल्कुल नहीं हूं। अब मुझे इन्हें इनकी जगह दिखानी होगी। मैं रसोई का काम करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने आज तक रसोई घर में कदम नहीं रखा और मुझे आगे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जान ले कि शादी के बाद भी मैं खाना पकाने का कोई काम नहीं करूँगी। देखो बेटा, एक लड़की को घर को संभालने और खाना बनाने जैसे काम आने ही चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण हुनर है। भले ही हमारा घर इतना संपन्न है कि तुम्हें हाथ ना लगाना पड़े, फिर भी तुम्हें ये सब आना आवश्यक है। आप मेरे बारे में बात करना छोड़ दीजिए। पहले आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? मुझे पक्का लगता है कि आपके बेटे में कोई कमी होगी, इसीलिए आप उसे छिपा रहे हैं। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहू नहीं बल्कि अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए। पिताजी, आप इन लोगों से कहिए कि अब ये यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे साधारण और मामूली लोगों के घर शादी नहीं करनी, जो खाना बनाने के लिए एक नौकर भी नहीं रख सकते। काव्या ने गुस्से में जो कुछ कहा वो सुनकर लड़के के माता पिता को बहुत गहरा झटका लगा। ये सब देखकर लड़के की माँ ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, विक्रम सिंह जी,
आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बेटे के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी काव्या पसंद आई थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। आपने मेरे बेटे को देखा है? वो किसी राजकुमार से कम नहीं है, और आपकी बेटी बिना देखे ही उसमें कमी निकाल रही है। आपको बता दूं, हमारे घर में आपसे भी ज्यादा नौकर चाकर है। आपकी बेटी को वहाँ किसी काम को हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मेरी बेटी अभी थोड़ी बच्ची जैसी है। आप लोग उसकी बात को दिल पर मत लीजिए और कृपया उसे नादानी समझकर माफ़ कर दीजिए। एक एक करके कई दिन गुजर गए। इस बीच काव्या के लिए कई और अच्छे रिश्ते घर आए, मगर काव्या ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उनका अपमान किया और उन्हें वहां से भगा दिया। काव्या के ऐसे बिगड़े हुए व्यवहार को देखकर पिताजी विक्रम सिंह अब और सब्र नहीं कर पाए। उन्हें बहुत जोर का गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, बस बहुत हो गया ये नाटक। काव्या ने इतने शानदार और ऊंचे घरानों के रिश्ते ठुकरा दिए हैं। अब उसे उसके घमंड की सजा मिलनी ही चाहिए। हमसे भी कहीं ज्यादा अमीर परिवारों से उसके लिए रिश्ते आए और इसने अपने अहंकार में आकर सबका अपमान किया। काव्या को अब एक बड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और वो सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी गरीब आदमी से होगी। अब मैं इसके लिए कोई अमीर खानदान नहीं ढूंढूंगा, बल्कि एक ऐसा मामूली आदमी तलाश करूंगा और उसी से इसकी शादी करूंगा। तभी इसे एहसास होगा कि इसने कितनी बुरी गलती की है। आप ये कैसा फैसला ले रहे हैं? क्या आप भूल गए कि काव्या हमारी अकेली बेटी है? आप उसे सजा देने के लिए किसी बेहद गरीब आदमी से कैसे बांध सकते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ये फैसला बदल दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। नहीं सुनीता, अब बस करो। अब तो बात हद से बाहर निकल गई है। हमारी काव्या ऐसे प्यार से नहीं सुधरने वाली है। तुम चाहे कुछ भी कह लो या कितना भी समझा लो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं उसकी शादी एक बेहद गरीब आदमी से ही करूंगा। सुनीता ने पिता विक्रम सिंह को बहुत रोका और उनसे ये कठोर फैसला बदलने के लिए मनाया, लेकिन विक्रम सिंह ने उनकी कोई बात नहीं मानी। वो अपने कठोर निर्णय पर अड़े रहे। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा और फिर एक दिन अचानक एक भिखारी उनके घर के मुख्य दरवाजे पर भीख मांगने के लिए पहुंच गया। काव्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी शादी इसी भिखारी से करूंगा और तुम इस पर एक शब्द भी नहीं बोलोगी। ये मेरा अंतिम और अटल फैसला है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मैं कभी भी इस तरह के आदमी से शादी नहीं कर सकती। इसकी हालत तो देखिए, ये तो मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। ये आदमी तो सड़क पर भीख मांगता है। मैं अपनी जिंदगी इसके साथ बर्बाद नहीं करूंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारी बिगड़ी हुई आदतों का नतीजा है। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। काव्या, ये मेरा आखिरी हुक्म है और तुम्हें इसे बिना किसी सवाल के मानना होगा। अगर तुमने इस आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगा और फिर इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। काव्या ने अपने पिता विक्रम सिंह को मनाने की हर संभव कोशिश की। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन विक्रम सिंह ने अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदला। अंत में घर से निकाले जाने के डर से काव्या को उस गरीब आदमी के साथ शादी के बंधन में बंधना पड़ा। शादी होते ही विक्रम सिंह ने काव्या को उसी वक्त उस आदमी के साथ विदा कर दिया। जब वे दोनों वहां से कुछ दूर पैदल चल चुके, तब काव्या ने उस आदमी से कहा, अब मेरा चलना मुश्किल है। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। ये तुम्हारा घर आखिर कितनी दूर है? मैं तुम्हें कह रही हूँ, जाओ और मेरे लिए कोई सवारी ढूंढ कर लाओ। मैं अब और आगे नहीं चल पाऊंगी। मुझे इतनी लंबी दूरी पैदल चलने की आदत नहीं है। तुमने अभी अभी कहा कि मैं एक भिखारी हूँ, तो जरा सोचो मेरे पास गाड़ी कहाँ से आएगी? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। इसलिए अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा। तुम्हें ये नया जीवन स्वीकार करना होगा और चलने की आदत डालनी होगी। हे भगवान, ये मेरे ऊपर कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है। पिताजी ने मेरी शादी किस गरीब आदमी से करवा दी है। अब मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। काव्या को अब चलने की आदत डालनी पड़े और वो चुपचाप अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। कुछ और दूर पैदल चलने के बाद काव्या ने फिर से उस आदमी से कहा, सुनो, मैं अब आगे एक कदम भी नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ऊपर से मुझे जोरदार भूख भी लगी है।
जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरे अंदर अब और चलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है। देखो, अभी मेरे पास तुम्हें रास्ते में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल मैं भीख मांगकर जो थोड़ा सा आटा लाया था, बस वही घर पर रखा है। हमें पहले घर तक पहुंचकर ही खाना बनाना पड़ेगा, तभी हमें कुछ खाने को मिलेगा। तुम्हें अभी मेरे साथ इसी तरह चलते रहना होगा, नहीं तो यहीं अंधेरा हो जाएगा। काफी देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार काव्या अपने पति के घर पहुंची। वो घर एक मामूली और टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की हालत देखकर काव्या को बहुत निराशा हुई और उसने हैरान होकर अपने पति से कहा, ये क्या है? तुम इसे घर कह रहे हो? ये तो बस एक मामूली झोपड़ी है। मैं इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की हूँ और तुम चाहते हो कि मैं इस छोटी सी जगह में रहूं? मैं इस झोपड़ी में कभी नहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हें इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे लिए तो ये झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं है। तुम्हें यही स्वीकार करना होगा। अब तुम ऐश और आराम की जिंदगी भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही सादा और मुश्किल जीवन जीना पड़ेगा। चलो अब अंदर चलो। अब ज़्यादा देर मत लगाओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे थकान भी है। जो भी घर में है तुम जल्दी से उसे पकाओ और मेरे लिए खाना तैयार करो। मैं और खाना बनाऊंगी? ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी रसोई में कदम नहीं रखा है, इसीलिए मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम ही जल्दी से खाना बना लो और मुझे भी खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम अब मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगा। अगर तुम खुद खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही सोना पड़ेगा। सोच लो, अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखी ही रहोगी। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांगकर खा लूंगा या फिर भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे तो इसकी आदत है, तुम अपनी चिंता करो। मजबूर होकर काव्या को खाना बनाना पड़ा। क्योंकि उसे रसोई का काम नहीं आता था, इसलिए उसने जैसे तैसे खाना तैयार किया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और काव्या को जोरों की नींद आने लगी। तब काव्या ने अपने पति से पूछा, तुम ये कैसी जगह लाए हो? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, सोने का तो सवाल ही नहीं है। तुम्हारे घर में हवा के लिए एक पंखा तक नहीं लगा है। मुझे पंखे के बिना गर्मी में नींद नहीं आएगी। तुम जल्दी से मेरे लिए कहीं से एक पंखा ला कर दो। तुम क्यों बार बार भूल जाती हो? ये कोई महल नहीं, मेरा गरीब का घर है और मैं एक भिखारी हूँ। हमारे पास पंखा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें इसी गर्मी में सोना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ नहीं सो सकती तो बाहर बहुत खुली जगह है, तुम वहीं जाकर आराम से सो सकती हो। ये आधी रात का समय है, मैं ऐसे अकेले बाहर कैसे सो सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे यहीं अंदर सोने दीजिए। कोई और चारा ना देखकर काव्या थकी हारी रात भर उस गर्मी में सोती रही। अगली सुबह जब उजाला हुआ और उसकी नींद खुली। अरे उठो, उठ जाओ। तुम अभी तक सो क्यों रहे हो? मुझे बहुत जोरदार भूख लगी है। जल्दी से उठकर जाओ और मेरे लिए अच्छा सा गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आओ। मैं भूखी नहीं बैठ सकती। तुम क्यों सुबह सुबह ही हल्ला कर रही हो? ये कोई नाश्ता करने का वक्त नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा अभी भीख मांगने? अभी कोई कुछ नहीं देगा। मैं दोपहर के समय बाहर जाऊँगा, तब शायद कुछ खाने को मिले। तुम्हें जो कल का बचा हुआ आटा या चावल है, उसी को इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तुम ये कैसी बात कर रहे हैं? कल रात में जो कुछ भी था वो सब पका दिया था। अब घर में ना तो थोड़ा सा भी आटा बचा है और ना ही चावल। हम अब क्या खाएंगे? ये तुमने क्या कर दिया? 5 दिन का सारा राशन एक ही दिन में खत्म कर दिया। तुम्हें अक्ल नाम की चीज़ है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखाया? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर ये सारा अनाज लाया था जो पूरे 8 दिन तक चलना था, और तुमने एक ही दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे सचमुच भिखारी बनाकर ही दम लोगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो मैंने तुमसे शादी की। अब तुमसे बात करना बेकार है। मैं ही बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं से कुछ भीख में मिल जाए। ये सब मेरी ही गलती है। माँ ने मुझे कई बार घर के काम और खाना बनाना सिखाना चाहा था, लेकिन मैंने हमेशा उनका अपमान किया। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो ये मुश्किल घड़ी नहीं आती। 8 दिन का खाना मैंने एक दिन में बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि आगे हमें कब और कहाँ से खाना मिलेगा। देखो, मुझे कहीं और कुछ नहीं मिला, बस ये कल की बासी रोटी मिली है। तुम जल्दी से थोड़ी सी चाय बना लो। ये रोटी चाय के साथ खा लेना, अभी इसी से भूख मिटानी होगी। तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? मैं बासी रोटी खाऊंगी? मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं खाई हैं। मैं हमेशा ताज़ा खाना खाती हूँ। यहाँ तक कि एक समय बाद बनी रोटी भी मुझे पसंद नहीं आती। मैं ये एक दिन पुरानी रोटी नहीं खा सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। देखो,
मैं इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाया हूँ और उसमें भी तुम नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हें खाने का मन नहीं है तो ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। काव्या ने कुछ देर तक चुपचाप सोचा। उसे ये डर था कि अगर उसने बासी रोटी खाने से इनकार कर दिया तो उसके पति इसे खा लेंगे और फिर शायद दोपहर में खाने को कुछ ना मिले। इस डर के कारण काव्या ने सोचा कि भूखे रहने से अच्छा है कि मैं ये रोटी किसी भी तरह खा लूं। तुम्हारा पेट तो भर गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? तुम्हें सारा दिन इस झोपड़ी में बैठने के बजाय कोई काम करना चाहिए और कुछ पैसे लाने चाहिए। मैं अकेला पड़ रहा हूँ, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तभी हम भूखे नहीं सोएंगे। मैं भला क्या काम करूंगी? मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। हम दोनों का पेट भरना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं बाहर काम करने के लिए कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी घर का छोटा सा काम तक नहीं किया, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी नहीं धोए, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बाहर जाकर पैसा कमाऊं। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जिंदा रहने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पिता की दौलत नहीं है, ये मेरा गरीब का घर है। इसीलिए अगर तुम भी काम करोगी तभी हम भरपेट खा पाएंगे। मुझे पता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम घर में खाली बैठने के बजाय बाहर जाकर कुछ काम ढूंढो, जिससे मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाए और हम दोनों का जीवन थोड़ा सुधर पाए। लेकिन मैं बाहर जाकर कौन सा काम करूं? मुझे तो कोई काम करना आता ही नहीं है। मैं अकेली बाहर जाकर क्या कर पाऊंगी? तुम्हें कोई काम नहीं आता तो परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ों से केले तोड़कर ले आता हूँ, क्योंकि तुम ये मुश्किल काम नहीं कर पाओगी। इसके बाद उन केलों को बाजार में बेच देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उसे हम अपने लिए खाने का सामान खरीद लाएंगे। आप ये कैसा काम बता रहे हैं? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकली, फिर मुझे बाजार में जाकर केले बेचना कैसे आएगा? ये काम मेरे बस का नहीं है। तुम घबराओ मत, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें बस केलों की टोकरी उठानी है, बाजार में बैठ जाना है और ऊंची आवाज में ये कहना है, केले ले लो, सस्ते दाम पर केले ले लो। लोग तुम्हारी आवाज सुनकर अपने आप चले चले आएंगे। भिखारी केले तोड़ने के लिए चल पड़ा। कहाँ मेरी वो रईसों वाली जिंदगी थी और कहाँ ये गरीबी का जीवन। मैं इस भिखारी के साथ रहकर भिखारियों की तरह जीने को मजबूर हूँ। मैंने तो आज तक कभी भी बाहर जाकर कोई काम नहीं किया और आज मुझे बाजार में केले बेचना पड़ रहा है। एक वक्त था जब मेरी हर जरूरत पूरी होती थी। ये सब मेरी ही गलती है जो मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी। अगर मैंने उनकी सलाह मान ली होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनी गलती सुधार सकूं। काव्या के पति ने उसे टोकरी दी और काव्या वो केले लेकर बाजार में उतर गई। बाजार पहुंचकर काव्या ने देखा कि बाजार के दोनों किनारे फल और सब्जियों के विक्रेताओं से भरे हुए थे। क्योंकि उसे और कहीं जगह नहीं मिली, उसने सड़क के बीच में अपनी टोकरी रखी। फिर वो अपने पति द्वारा बताए गए तरीके से आवाज लगाने लगी, आओ आओ, ताजे ताजे मीठे केले ले लो, 20 रुपए किलो केले ले लो, बहुत सस्ते हैं, देर मत करो। काव्या अब भी चिल्ला ही रही थी कि बाजार में दुकान लगाकर बैठे लोगों में से एक आदमी उठा और तेजी से काव्या की ओर आया। वो अपनी जगह से हटकर काव्या के सामने खड़ा हो गया और बहुत ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाया, कौन हो तुम? यहाँ बैठ क्यों गई हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? रास्ते की बीचों बीच अपनी टोकरी लगाकर बैठ गई हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि लोग यहाँ से गुजर रहे हैं? जल्दी से अपनी चीजें उठाओ और यहाँ से फौरन निकल जाओ। काव्या को रास्ते के बीच में उस आदमी की बातें सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। क्या बात है, तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गईं। क्या तुम्हारे सारे केले बिक भी गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो बाजार में काम करना बहुत जल्दी सीख लिया है। तुम्हारी समझ में कुछ आता है या नहीं? तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? तुम्हें क्या ये नहीं दिख रहा कि मैं रो रही हूँ? मेरे एक भी केले नहीं बिके, इसीलिए अब कोई बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। काव्या ने अपने पति को बताया कि कैसे बाजार में उसे एक आदमी ने जोर जोर से डांटा और अपमान करके वहां से भगा दिया। ये सब तुम्हारी नासमझी के कारण हुआ है। तुम्हें बीच सड़क पर बैठने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है कि बाजार कैसे लगता है। तुमने बाकी लोगों को नहीं देखा कि वे किनारे पर बैठे हैं। तुम रास्ते के बीच में क्यों बैठ गई, जबकि तुम्हें पता था कि वहां से लोग गुजरेंगे? मुझे क्या पता था कि इससे कोई दिक्कत होगी। मुझे तो बस लगा कि जहाँ जगह खाली है मैं वहां बैठ सकती हूँ, इसीलिए मैंने वहीं अपनी टोकरी रख दी और बैठ गई। तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। तुम्हें पत्नी बनाकर मेरी किस्मत ही फूट गई है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खुद चलकर दिखाऊंगा कि केले कैसे बेचे जाते हैं और बाजार में बैठने की सही जगह क्या होती है। तुम्हें कम से कम देखकर तो सीखना होगा।
काव्या और उसका पति बाजार जाने के लिए घर से निकले। अभी वे थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में एक शानदार और भव्य महल दिखाई दिया। अपनी गरीबी से परेशान काव्या उस महल को देखकर कुछ देर के लिए रुक गई। वाह, कितना शानदार महल है! मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी ऐसे ही महल में शादी करूं और एक रानी की तरह जीवन बिताऊं। मैंने तो यही सब सोच रखा था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब निकली। आज महल की जगह मुझे ये झोपड़ी नसीब हुई है, जहां मैं भिटारियों वाली जिंदगी जीने को मजबूर हूं। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से फूटी है। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए मुझसे शादी करवाई। तुम जिस महल को देखकर दुख मना रही हो, वो महल और ये सारी दौलत, ये बगीचा और ये जमीन सब उसी आदमी की संपत्ति है। ये वही था जो तुमसे शादी करने का रिश्ता लेकर आया था, पर तुमने अपनी अमीरी के घमंड में आकर उसे दूर भगा दिया था। काव्या महल को देखती रही। उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये सब मेरी किस्मत नहीं, बल्कि मेरे अपने कर्मों का नतीजा है। मैंने घमंड में आकर उस भले आदमी का अपमान किया जो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता था। ये उसी गलती की सज़ा है। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर हमेशा गरीब लोगों को अपमानित किया और अपने प्यारे माता पिता से भी कभी सम्मान से बात नहीं की। काश मैं ये सारी गलतियां सुधार पाती। क्या तुम अपनी बुरी किस्मत के बारे में सोच रही हो? मेरी किस्मत तो तुमसे भी ज्यादा बुरी है। मैं तो कितना खुश था कि मेरी शादी इतनी सुंदर और राजकुमारी जैसी लड़की से हुई है। मेरा सपना था कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत हो, पर यह सपना तो पूरा होते ही बिखर गया। तुम तो किसी भी काम के लायक नहीं निकली। तुम्हें तो ना खाना बनाना आता है और ना ही बेचना। हाँ हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। मेरी किस्मत ने तो मेरा मजाक बना ही दिया है। मुझे ऐसी सज़ा मिली है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम भी अपनी बात पूरी कर लो। सूरज निकलने पर अगले दिन काव्या अपने छोटे से घर के बाहर बैठी हुई थी और उसका पति काम की तलाश में गया हुआ था। तभी बाजार की तरफ जाती हुई दो महिलाएं उसके पास से गुजरीं और वे आपस में किसी बड़े खाने पीने के कार्यक्रम के बारे में बात कर रही थी। ये सुनकर काव्या ने तुरंत उनसे पूछा, अरे आप सब रुकिए, क्या कोई दावत है? ये कहाँ पर हो रही है? क्या आप सब उसी दावत में जा रही हैं? बहन, हम सब गांव के सबसे अमीर आदमी के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ उनके बेटे के जन्मदिन की बहुत बड़ी दावत है। हमें वहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया गया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आदमी कितना अमीर है, इसीलिए दावत भी बहुत शानदार होगी। अगर तुम्हें खाना पकाने का अनुभव है और तुम बिना कोई गलती किए काम कर सकती हो, तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन अगर तुम्हें काम नहीं आता तो मत आना, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा काम खराब हो गया तो हमें सज़ा मिलेगी। भूखे रहने से अच्छा है कि मैं इनके साथ जाऊं और दावत का स्वादिष्ट खाना खाऊं। मुझे बासी रोटी खाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन ये तभी ले जाएंगी जब इन्हें यकीन हो कि मुझे खाना बनाना आता है। अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी तो मेरा काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ, भले ही मुझे एक दाना भी बनाना ना आता हो। आप मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं हर तरह का खाना अच्छे से बना लेती हूँ। मैं कोई गलती नहीं करूँगी। बस मुझे आपके साथ चलने की इजाज़त दे दो। काव्या उन औरतों के पीछे पीछे दावत की जगह पहुंची। जैसे ही उसने तरह तरह के पकवानों को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया और वो लालच में भर गई। उसने अपने मन में हिसाब लगाया, हम दोनों ने पिछले 2 दिनों में ढंग का एक दाना नहीं खाया है। ऐसा स्वादिष्ट और बढ़िया खाना हमें इस गरीबी में शायद दोबारा ना मिल पाए। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से थोड़ा खाना अपने घर ले जाना है। मैं चुपके से थोड़ा खाना चुराकर अपने पति के लिए रखूंगी, ताकि आज हम दोनों का पेट भर सके। काव्या ने जैसे ही चुपचाप खाने की कुछ चीज़ें अपनी ओढ़नी में छिपा लें और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, अचानक एक आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ए लड़की, रुको, कहाँ भाग रही हो? तुम यहाँ से खाना चुरा कर जा रही हो? कौन है ये चोर लड़की? इसे अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये चोर हमारे घर में घुसी कैसे? दया करो, मुझे जाने दो। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़ा सा खाना ले जा रही थी। हम दोनों ने 2 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया है, इसीलिए मैं मजबूर हो गई। आज पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है। मेरी गरीबी को देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तुम ऐसे झूठ बोलकर यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें तुम्हारी इस चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सीधे बड़े साहब के पास लेकर चलता हूँ।
वही तुम्हारी सजा तय करेंगे। ये सब क्या है? तुम यहाँ इस बड़े घर में क्या कर रहे हो? ये आर्यन है। आज इन्हीं का जन्मदिन है और दावत भी इन्हीं की तरफ से है। मालिक, ये लड़की रंगे हाथ पकड़ी गई है। ये चोर है और दावत का खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। ये सारी बातें सुनकर काव्या का सिर बुरी तरह चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई हो। वो कुछ भी बोल नहीं पाई और गहरे सदमे में डूबकर बस वहीं खड़ी सोच में पड़ गई। ये सब झूठ है। जिसे मैं पिछले दिनों से अपना पति मान रही थी, वो इतनी दौलत का मालिक कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने एक झोपड़ी में रहता था और भीख मांगता था। ये संभव ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी जायदाद का मालिक हो। ये जरूर कोई मजाक है या मैंने कोई सपना देखा है। काव्या, तुम्हें सच्चाई जाननी है? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर यह सच है। मैं ही आर्यन हूँ और ये भव्य महल और ये सब दौलत मेरी है। मैंने तुम्हें देखा और उसी पल तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब मेरे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता लेकर आए तो तुमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें बेइज्जत किया। तुम्हारे इस घमंड ने मुझे दुख पहुंचाया, पर मैं अपने प्यार में हार नहीं माना। इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर हमने तुम्हें सबक सिखाने का ये फैसला किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर एक भिखारी के साथ रहकर गरीबी का मोल समझ सको। काव्या ये सच्चाई सुनकर पूरी तरह हिल गई। उसे लगा जैसे उसके कान सुन्न हो गए हैं। अपनी किस्मत के इस खेल को जानकर उसे अपने बीते हुए घमंड भरे दिनों पर बहुत अफसोस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस जीवन की सच्चाई समझाना चाहता था कि तुम्हारा घमंड कितना गलत था। अपनी संपत्ति पर घमंड करना सबसे बुरी बात है। तुम्हें इस बात का एहसास हो, इसीलिए हमने तुम्हें ये अनुभव कराया। मैंने जानबूझकर तुम्हें भिखारी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया, ताकि तुम देख सको कि गरीब लोग हर दिन कितनी मुश्किल से जीते हैं और तुम्हें उनकी इज्जत करना आ जाए। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। आपने मुझे जो सबक सिखाया है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अब मैं बदल गई हूँ और दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ड्रामा कहानियाँ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।